Hello students, welcome to the online class of MPS बरू। इससे पहले जो हमारा क्लास था उसमें हमने ये पढ़ा था कि लोगों की ज़िंदगियों पे ख़ास तौर पे उन लोगों की ज़िंदगियों पे जो फ़ॉरेस्ट में रह रहे थे। जब से अंग्रेज़ों ने फ़ॉरेस्ट पे कब्ज़ा कर लिया, हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने के बाद यहाँ के जंगलों को लेकर जब कानून बनाया तो उन जंगलों के अंदर रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा फॉरेस्ट रूल्स जो बने थे, कल्टीवेशन पे क्या असर पड़ा, कि किस तरह फॉरेस्ट रूल्स का इन फॉरेस्ट को लेकर जो कानून बनाया था उन कानून का कल्टीवेशन पे क्या असर पड़ा। बहुत सारे लोग वहाँ उन जंगलों में बसे थे, जंगलों में रहते थे, तो वो वहाँ जंगलों को काट कर वहाँ खेतीबाड़ी भी क्या करते थे। तो जब से ये रूल्स बनाए गए, लॉस बनाए गए, तो इन कल्टीवेशन करने वाले लोगों पे इन लॉस का क्या असर पड़ा, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा जो मेजर इम्पैक्ट था यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे पड़ा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या हम इसे स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है, ये हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि एक हिस्से को, जंगल के एक हिस्से को चुना जाता है, इसके बाद उसको काटा जाता है, फिर उसके जो रूट्स होते हैं, जो बचा हुआ जो ज़मीन के ऊपर काटने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको जला दिया जाता है, फिर उसी पर खेतीबाड़ी करते हैं वो लोग। तो ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ एशिया में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में। ये एक पुराना एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। तो इसके अलग अलग नाम से इस स्वीडन एग्रीकल्चर का या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में इसे लेडिंग कहते हैं, और इस तरह सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। चटमैनी और टैवी इसे हम अफ्रीका में कहते हैं, और श्रीलंका में इसी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, श्रीलंका वाले इसे चीना कहते हैं। इंडिया में भी इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे दिया हो गया, पेंडा होगा, बेवार होगा, निवाद होगा, झुम, पोडू, खंदाद एंड कुमरी। तो ज़्यादातर इसे हम झुम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इस स्वीडन एग्रीकल्चर का नाम है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पहले समझा दे कि इसमें पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट के एक हिस्से को पहले चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, इसको काटा जाता है, और फिर रोटेशन में बारी बारी उसे जलाया जाता है। तो इसको जलाने के बाद इन जो वहाँ पर जो ऐश बनते हैं, जो राख बनते हैं, उन राख में उस सीड्स को, जो बीज होते हैं उस बीज को बोया जाता है फर्स्ट मानसून रेंज के बाद। तो अक्टूबर नवंबर तक इस फसल की कटाई की जाती है। तो इस किस्म के प्लॉट्स को कुछ सालों तक ही, यानी फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, यानी 1-2 साल के लिए, 2-2.5 साल के लिए इसे यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, और इसके बाद तकरीबन 12-18 साल इसको ऐसे छोड़ के रखते हैं, ताकि वापस वहाँ पर फॉरेस्ट जो है, वापस वहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट हो गए, वहाँ पर वह दोबारा से दरख्त लगे। तो अलग अलग किस्म के क्रॉप्स इस किस्म के प्लॉट्स पे उगाए जाते हैं। सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में मिलेट्स होते हैं, और ब्राज़ील में मनोइक, और लैटिन अमेरिका में माइस या बीन्स उगाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दौरान। ये क्रॉप्स हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स उन प्लॉट्स पे उगाए जाते हैं। तो यूरोपियन फॉरेस्टर्स ने जब देखा कि यहाँ आने के बाद, जो यहाँ अंग्रेज़ों ने देखा कि ये जो प्रैक्टिस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ये हार्मफुल है फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें मजबूत लकड़ी चाहिए था। तो उनको ऐसा लगा कि अगर एवरी फ्यू ईयर्स, यानी अगर इस तरह ज़मीन को काट कर हर 2-2.5 साल 3 साल पर इस तरह उगाएंगे, तो ये जो दरख्त हैं कि 12 साल 18 साल में फिर से वहाँ पर इसको फेलो लैंड यानी छोड़ के रखने इस दौरान मज़बूत लकड़ी वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाएंगे, यह अंग्रेज़ों का मानना था। तो अंग्रेज़ों का ये भी उनको डर था कि इस तरह जब वो फॉरेस्ट जलाते थे, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दौरान जंगलों को जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे जलाया जाता था, तो पूरी जंगल में आग लगने का भी ख़तरा था। तो उन्हें लगा कि इस तरह की अगर जंगल में आग लगेगा, तो जंगल में आग लगने से
वैल्यूबल टिम्बर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो हमारे पास जो कीमती टिम्बर है, जो मज़बूत लकड़ी है, अगर इस तरह की अगर कोई आग लग गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे। इस वजह से भी उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया है। तो ये एक और प्रॉब्लम शिफ्टिंग कल्टीवेशंस और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ ये था कि टैक्स को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो टैक्स तो आप उस ज़मीन पर टैक्स इम्पोज करोगे और टैक्स उस ज़मीन पर आप उस ज़मीन से आप कैलकुलेट कर पाओगे जिसे आप परमानेंटली जिस पे आप कल्टीवेशन करते हो। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ऐसा नहीं था कि 1 या 2 साल पे वो लोग खेती बाड़ी करता था उस ज़मीन पर, इसके बाद वो लोग कहीं और जाकर कहीं और फॉरेस्ट को काट कर वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था। तो इस तरह टैक्स को भी कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगाने का फ़ैसला कर लिया। तो जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगाया, बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो है ना, ज़बरदस्ती उनको अपने होम से, जो जंगल जिनका घर था, अपने घरों से उनको निकाल दिया गया। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको अपने ऑक्यूपेशंस को, जिनको अपने पेशे को चेंज करना पड़ा है। और कुछ लोग जो है अंग्रेज़ों के इस कानून के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के इस बैन के ख़िलाफ़ उन्होंने छोटे और बड़े रिबेलियन के ज़रिए, बगावत के ज़रिए अंग्रेज़ों का सामना किया, अंग्रेज़ों की इन कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है। तो ये तो था अंग्रेज़ी इन कानून का, जंगल को लेकर जो कानून बनाया था। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे क्या असर पड़ा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूरी तरह बैन कर दिया गया। हु कुड हंट, एक और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की एक और एक्टिविटी ये था कि वो हंटिंग करता था। कि अब हंटिंग कौन कर सकते हैं, किन लोगों को हंटिंग करने की इजाज़त थी? जो न्यू फॉरेस्ट लॉज थे, इसने फॉरेस्ट डिवेलपर्स की जो ज़िंदगी है एक और तरीक़े से भी चेंज कर दिया। फॉरेस्ट लॉज से पहले, जंगल के कानून बनने से पहले, बहुत सारे जो लोग थे जो जंगलों के नज़दीक रहते थे या जंगलों में रहते थे, उनकी ज़िंदगियां जो है वो हंटिंग से भी, हंटिंग पे डिपेंड था। यानी हंटिंग के ज़रिए उनकी ज़िंदगियां चलते थे, शिकार के ज़रिए। जैसे कि वो लोग ढेर का, ये हिरन की, पैट्रिज, तीतर का और बहुत सारे ऐसे छोटे जानवरों की वो शिकार करते थे। तो जब ये हंटिंग के ज़रिए वो लोग को ज़िंदा थे, या हंटिंग पर उनकी पूरी ज़िंदगी दारोमदार थी, तो इस कस्टमरी प्रैक्टिस जो है ना, जो उनका जो अपने इस पुरानी जो प्रैक्टिस थी, इस वजह इन प्रैक्टिस को भी फॉरेस्ट लॉस ने प्रोहिबिट कर दिया। इनको भी इन पर भी रोक लगा दिया गया। और हर अब फॉरेस्ट कानून नाफिज होने के बाद किसी को भी हंटिंग करते हुए अगर पकड़ा जाता था तो उसे सख्त सज़ा दिया जाता था। अब हंटिंग और पॉचिंग दोनों पर रोक लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। और किसी को भी इस किस्म के क्राइम्स, अब ये क्राइम माना जाता था, जुर्म करते हुए दिखा या पकड़ा जाता था तो उसे सख्त सज़ा दिया जाता था। तो जो फॉरेस्ट लॉस है, बहुत सारे फॉरेस्ट डिवेलपर्स को और जो नियर बाय विलेजेस में रहते थे फॉरेस्ट के, उनको अपने कस्टमरी प्रैक्टिस से बिल्कुल डिप्राइव कर दिया गया। जैसे कि हंटिंग हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, और बहुत सारे दूसरे वहाँ से फॉरेस्ट वुड कलेक्ट करना फ्यूल्स के लिए, या टिम्बर कलेक्ट करना, ये सारा जो है बिल्कुल क्या हो गया, अब इलीगल प्रैक्टिस बन चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे भी हंटिंग जो था वो बिग हंटिंग जो है, कुछ लोगों के लिए हंटिंग जो है बिल्कुल बैन कर दिया, और कुछ लोगों के लिए हंटिंग अब एक बहुत बड़ा गेम बन चुका था। तो इंडिया की अगर बात करेंगे, हंटिंग ऑफ टाइगर्स, यानी टाइगर्स का शिकार करना, और जो दूसरे जानवर्स होते थे, तो वो कल्चर का, कल्चर ऑफ द कोड, यानी वो दरबारियों का एक जो दरबारी लोग होते थे, जो शाही लोग होते थे, जो दरबारों में रहते थे, उन लोगों का हिस्सा था, उनके कल्चर का हिस्सा था, दरबार के कल्चर का हिस्सा था कि वो लोग बड़े बड़े जो जानवर होते थे उनका शिकार करता था। और जो उमरा और विज़रा होते थे उनके कल्चर का हिस्सा था। बहुत सारे मुग़ल पेंटिंग्स में आपको ये दिखाए जाते हैं कि जो प्रिंसेस होते हैं और इंपीरियर्स होते हैं कि किस तरह वो हंट को, किस तरह वो शिकार को एंजॉय कर रहा है, इस तरह के पेंटिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कॉलोनियल रूल के अंदर जो हंटिंग का जो पैमाना था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्केल ऑफ हंटिंग जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है कि
बहुत सारे स्पेशीज़ जो है ना, कॉलोनियल रूल के दौरान बहुत सारे जानवरों के स्पेशीज़ जो है ऑलमोस्ट तकरीबन बिल्कुल ख़त्म होने को आ जाते हैं, ख़त्म होने वाला हो जाते, मतलब ख़त्म हो जाते हैं तकरीबन। ब्रिटिश जो है उनको लार्ज एनिमल्स जो है, जो बड़े बड़े जानवर थे, उन्हें वाइल्ड, प्रिमिटिव और सैवेज सोसाइटी के तौर पे देखता था। मतलब बड़े जानवर जो है उनको एक वहशियानापन की वजह से, उनकी जो प्रिमिटिव यानी बहुत पुरानी, यानी बहुत पुराने जानवर है या बहुत वाइल्ड है, इस वजह से उस हिसाब से वो लोग इनको देखते थे। तो उनका ये मानना था कि इस किस्म के जो डेंजरस एनिमल्स हैं, जो खौफनाक वहशतनाक जो जानवर होते हैं, ख़तरनाक जो जानवर होते हैं, उनको मारकर अंग्रेज़ जो है वो इंडिया को सिविलाइज करेंगे, इंडिया को तहज़ीब याफ्ता बनाएंगे, कि हम इन जानवरों को भी मारकर हम इंडिया को हम तहज़ीब याफ्ता बनाएंगे। तो क्या करते थे वो लोग, टाइगर्स को मारने पर इनाम देते थे, भेड़ियों को मारने पे इनाम देते थे, और बाकी जो बड़ी जानवर होते थे जिनसे कल्टीवेटर्स को थ्रेड होता था, जिनसे यहाँ के लोगों को ख़तरा रहता था, उनको मारने पे वो लोग इनाम देता था। तो यहाँ एक इस फिगर के मुताबिक तकरीबन 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लिपर्ड्स और तकरीबन 2 लाख के करीब भेड़ियों को मारा गया है, इनाम की लालिश में आकर, इनाम के लिए। 1875 से 1925 के बीच में इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर जानवरों को मारा गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइगर जो है अब एक स्पोर्टिंग ट्रॉफ़ी बन जाता है हर किसी के लिए, कि एक ट्रॉफ़ी, एक इनाम बन जाते हैं कि टाइगर को मारो और इनाम जीतो। तो महाराजा ऑफ सरगुजा जो है, कहते हैं कि एक सरगुजा के महाराजा ने ही अकेले 1157 टाइगर्स को मारे थे, और इसके अलावा 2000 लिपर्ड्स को मारे थे उस अकेले एक महाराजा ने 1957 तक। एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जॉर्ज यूल के नाम से, उसने 400 टाइगर्स को मारे थे। तो कुछ ऐसे जो पहले क्या होता था कि कुछ एरियाज़ को, फॉरेस्ट के कुछ एरियाज़ को रिज़र्व रखा जाता था हंटिंग के लिए। तो बहुत बाद में इन्वामेंटलिस्ट और कंजर्वेटर्स, तो उन्होंने इस किस्म के स्पेशीज़ ऑफ एनिमल्स को, यानी टाइगर्स को, लिपर्ड्स को और बाकी जो जानवर थे जिनको एक स्पॉटिंग ट्रॉफी बन चुका था एक दौर में, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तभी जाकर जब उन्होंने इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स रखे, इस किस्म के बातों को सामने रखा, तो तभी जाकर ये प्रैक्टिस जो है, इन जानवरों को मारने का जो प्रैक्टिस है वो बंद हो जाता है। नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा कि एक दो ही शख्स ने कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर टाइगर्स को मारे, और अब हम टाइगर्स को बचाने के लिए अब हम यहाँ कैंपेन चला रहे हैं कि इतने कम हो जाते, इतने तादाद में कमी आ जाते हैं टाइगर्स के इन लोगों के मारने की वजह से। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। तो अब क्या हो जाते हैं, नए ट्रेड्स आते हैं, नए किस्म के रोज़गार बनते हैं और नए किस्म के खदमात अंजाम दिए जाते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने जब फॉरेस्ट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, फॉरेस्ट को कंट्रोल कर लिया गया, कुछ लोगों को हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, तो कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि अब ट्रेड में उन्हें नए मौक़े यानी नए दरवाज़े खोल दिए गए तिजारत के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के फॉरेस्ट पे कंट्रोल करने से। तो बहुत सारे कम्युनिटीज़ ने अपना जो पुराना ऑक्यूपेशन था, जो पुराना पेशा था, उसको छोड़ दिया और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये न सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है। जैसे मिसाल दिया गया है कि रबर का जब डिमांड मिड 19th सेंचुरी में बढ़ रहा था, तो मुंडरोको पीपल जो है, ब्राज़ीलियन अमेज़ोन के रहने वाले, जो विलेजेस में रहते थे हाई ग्राउंड पे, और मेनवेक कसावा या मेनवेक वो लोग उगाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि लैटेक्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया वाइल्ड रबर ट्री से, और इस लैटेक्स को कलेक्ट करके उन्होंने ट्रेडर्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग ट्रेडिंग पोस्ट पे आ जाते हैं। अदरवाइज़ वो लोग काफ़ी ऊंचे इलाकों पे रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, और बाद में जब ट्रेड बढ़ता चला गया, ट्रेड में तरक्की करता चला गया, तो वो नीचे डिसेंट हो जाते हैं और पूरी तरह वो ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। नहीं तो वो लोग
हाईलैंडर्स थे, ऊंची इलाकों में रहते थे, ट्रेडर्स से उनका कोई लेन देन नहीं था। तो इंडिया के अंदर इस तरह फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना कोई नई बात या नई चीज़ नहीं थी। मीडिवल पीरियड से आगे जो है हमारे पास आदिवासी कम्युनिटीज़ का एलिफेंट्स और दूसरे जो गुड्स होते थे, जैसे कि हाइट्स हो गया, हॉर्न्स हो गया, स्लिक कोकॉन्स हो गया, आइवरी होगा, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्रासेस, गम्स एंड रेसिन्स। तो इन नोमैडिक कम्युनिटीज़ के ज़रिए, जैसे कि बंजाराज होते हैं, इनके ज़रिए ट्रेड करने का हमारे पास मीडिवल पीरियड से आगे हमारे पास इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं कि उस समय से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड किया जाता था और एनिमल्स के इस किस्म के प्रोडक्ट्स को वो लोग बेचते थे। तो जब से यहाँ ब्रिटिश आ गए तो इस ट्रेड को पूरी तरह रेगुलेट कर दिया गया। रेगुलेट करने का मतलब है कि इन ट्रेड्स को लेकर रूल्स बनाए गए, कानून्स बनाए गए। अदरवाइज़ इससे पहले इनके आने से पहले जो है, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, देयर वर नो रूल्स। तो ट्रेड को लेकर कोई भी कानून नहीं था। तो ट्रेडिंग फॉर्म्स देते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग फॉर्म्स जो है यूरोपियन ट्रेडिंग, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको ट्रेडिंग फॉर्म्स देते हैं। इन ट्रेडिंग फॉर्म्स का उनको सोल राइट देते हैं। सोल राइट मतलब सिर्फ उनको ही ये एक्सक्लूसिव राइट देते हैं इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, पर्टिकुलर एरियाज़ के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने का। ग्रेजिंग और हंटिंग जो है लोकल लोगों की तरफ से उन फॉरेस्ट इलाकों में ग्रेजिंग करना, भेड़ बकरियां चरवाना, शिकार करना बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो इस अमल में बहुत सारे पेस्ट्रोलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटी, जैसे कि कोरावा हो गया, कराचा हो गया, येरुकुला हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी का, वो अपने रोज़गार खो बैठते हैं, अपने लाइवलीहुड्स को खो बैठते हैं, क्योंकि उनकी पूरी रोज़गार जो है, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो हंटिंग पे, ग्रेजिंग पे, फ़िशिंग पे डिपेंड था। अब ये सारे प्रैक्टिस जो है इलीगल हो जाते हैं। तो अब उनमें से कुछ ट्राइबल्स को, कुछ ट्राइब्स को अब क्रिमिनल ट्राइब्स कहने लगे और ज़बरदस्ती अब उनको मजबूर किया जाता था फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, प्लांटेशंस पे काम करने के लिए। और ये सारा काम जो है वो गवर्नमेंट के देख रेख में चलता था अंडर गवर्नमेंट सुपरविज़न। तो ये जो नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा था फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने का, लेकिन ये ट्रेड जो है रेगुलेटेड ट्रेड था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हर किसी के लिए, हर शख्स के लिए ये वेलबींग होगा, भलाई होगा, अच्छाई होगा। असम में मर्द और औरत दोनों जो है ना, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ लाइक संथाल्स एंड औरांस फ्रॉम झारखंड एंड गॉन्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो उनको रिक्रूट किया जाता था, उनको भर्ती किया जाता था टी प्लांटेशंस पे, चाय के बागों पे काम करने के लिए। उनके वेजेस जो है वो काफ़ी कम थे और कंडीशंस ऑफ वर्क जो है वेरी बैड, यानी बहुत बुरा था जो कंडीशंस, जिन हालात में उनको काम करना पड़ता था। यानी जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे और बाद में इतने सख्त मेहनत करने के बाद जो वेजेस उनको दिया जाता था वो बहुत कम दिया जाता था। और एक दफ़ा उन प्लांटेशंस पे रिक्रूट किए, जब प्लांटेशंस पे काम करने के लिए उनको रिक्रूट किया जाता था, तो एक दफ़ा जब वो वहाँ उन प्लांटेशंस में काम करने के लिए पहुँच जाता था, वापस घर आना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब वहाँ उनसे आसानी से उन्हें घर जाने नहीं दिया जाता था। तो जहाँ से उनको रिक्रूट किया जाता था वहाँ से वापस घर पहुँचना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि जब से अंग्रेज़ आए, जब से उन्होंने फॉरेस्ट को लेकर कानून बनाए, कितने सख्तियाँ, कितनी मुसीबतें यहाँ के फॉरेस्ट डिवेलपर्स को और उन लोगों को जो लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड थे, हंटिंग पे डिपेंड थे, फ़िशिंग पे डिपेंड थे, कि कितनी सख्तियाँ अंग्रेज़ों की आने की वजह से इन लोगों को उठानी पड़ी। ये हमने अब तक के इन चैप्टर्स में पढ़े हैं। तो इससे आगे जो हमारा क्लास होगा इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कुछ लोगों ने, हमने कहा कि कुछ लोगों ने तो अपने ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया, पेशा चेंज कर दिया, मान लिया अंग्रेज़ों को, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाफरमानी की है, इन कानून की नाफरमानी की है, और जब अंग्रेज़ों ने सख्ती करना शुरू कर दिया तो उन्होंने बगावत कर दिया। तो इन रिबिलियंस के बारे में, इन बगावतों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।